जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का स्वागत है जैव स्टडी न्यूज़ पर। पीटी 365 की हमारी पिछली एक इन्वायरमेंट की जो क्लास हुई थी उसमें ओजोन लेयर से रिलेटेड हमने टॉपिक को देख लिया था, जो आपके आने वाले अगले महीने यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और बाकी जो यूपीपीसीएस आरओ ये सब प्री आप देते हुए मिलेंगे, तब भी आपके लिए वो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। हिंदी मीडियम कैंडिडेट जो अपने हैं उनके लिए भी एक इनिशिएटिव जल्दी स्टार्ट होगा पीटी 365 को लेके। अभी जो इंग्लिश का हमारा ये स्टार्ट हुआ है इसे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, आज जो हमारा ये टॉपिक है ये है आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP 28 को लेके। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम एक जगह पे देख लेंगे, उसकी वजह से आप चीज़ों को, टॉपिक्स को, जो इससे जुड़े हुए टॉपिक हैं उनको आपस में रिलेट कर पाएंगे, समझ पाएंगे। और अगर एग्ज़ाम में मिलते जुलते कुछ सेंटेंस आते भी हैं, स्टेटमेंट आते भी हैं, तो वहाँ पर आपके वो क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो देखिए, COP की जो मीटिंग है वो हमें पता है कि दिसंबर में पिछले साल कहाँ पर हुई। ये हुई आपकी दुबई में। तो 28th जो COP है यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 28th जो मीटिंग है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत ये मीटिंग होती है और ये हुई है आपकी पिछले साल दुबई में, UAE में। इसमें क्या किया गया है, सब इसमें काफ़ी सारे इनिशिएटिव लिए गए, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट में से एक इनिशिएटिव है वो ये है कि हर देश ने अपना एक NDC तैयार किया हुआ था, यानी नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। हर देश ने एक निर्धारित किया था कि हम अपनी तरफ से इन्वायरमेंट में या ग्लोबल वार्मिंग में अपनी तरफ से जो भी कटौती करना होगा, कार्बन इमिशन को लेके हम क्या ले सकते हैं प्रण, हमारा टारगेट क्या होगा, ये सब बातें NDCs में लिखी गई थी। ऐसा इसलिए किया जा पाया क्योंकि पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2015 में। उसी पेरिस एग्रीमेंट 2015 के बाद NDCs की बात की गई थी, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में, और 2022 में इसका रिव्यू हुआ था। तो इस मीटिंग में भी COP 28 में भी इसका रिव्यू किया गया, एक मीटिंग इस पे बैठाई गई थी। जो फाइनल डॉक्यूमेंट एक इसमें जारी किया गया है COP 28 के तहत, वो है आपका UAE कंसेंसस जो अडॉप्ट किया गया है COP 28 में। अब आगे का देखिए, ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट लाइन है आपके प्रीलिम्स के लिए भी, कि COP 28 तो हमने देख लिया कि दुबई में हुआ है, UAE में। जो नेक्स्ट ईयर COP 29 होगा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29, ये होगा अजरबैजान में। और जो COP 30 होगा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30वीं मीटिंग जो होगी COP की, वो होगा 2025 में ब्राज़ील में। और इस साल 2024 में कहाँ पर होगा COP 29? अजरबैजान में। तो ये जो लाइन है इसको याद रखिएगा आप लोग। अब देखिए, कुछ आउटकम्स हम देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट आउटकम्स। एग्ज़ाम से रिलेटेड जो चीज़ें हमें वही देखनी है, सारे डेटा और फैक्ट्स को याद करने के पीछे नहीं भागना है। बहुत सारे टॉपिक्स हैं रिवाइज करने के लिए, तो सिर्फ एक ही टॉपिक पे, एक ही सब्जेक्ट पे सारी ताकत नहीं झोंकनी है आप लोगों को। तो सबसे पहले हम देखते हैं COP 28 के कुछ की आउटकम्स थे। उसमें एक था लॉस एंड डैमेज फंड। मतलब एक ऐसा फंड आपको बनाना है कि जो आपका ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से कोई भी एक्सट्रीम इवेंट होता है, जैसे मान लीजिए बाढ़ आ जाता है, फ्लड है, उसके बाद आपका ड्रॉट है, सूखा पड़ जाता है, आपकी फसल नुकसान हो जाती है, किसी भी तरह का साइक्लोन आ जाता है, उससे आपके शहर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में नुकसान पहुंचता है आप लोगों को। तो उससे निपटने के लिए, उससे लड़ने के लिए आपके पास जो एक फ़ंड होना चाहिए वो होगा लॉस एंड डैमेज फंड, यानी LND फंड। इस फंड को ऑपरेशनलाइज करने की, चालू करने की बात की गई। देखिए, ये फंड जो है ये पहली बार कहाँ अनाउंस हुआ था, ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये हुआ था अनाउंस COP 27 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 पिछली बार, जो कि शर्म अल शेख सिटी इजिप्ट में हुआ था 2022 में। अब देखिए, ये जो फंड है ना, लॉस एंड डैमेज फंड, ये आपका एडमिनिस्टर किया जाएगा वर्ल्ड बैंक के द्वारा। एज अ वर्ल्ड बैंक होस्टेड फाइनेंशियल इंटरमीडियरी फंड होगा ये अगले 4 साल के लिए। तो वर्ल्ड बैंक ने बोला कि तब तक अगले 4 साल के लिए हम व्यवस्था कर देते हैं इस फंड को एडमिनिस्टर करने के लिए। तब तक हम क्या करते हैं, जो भी फंड में पैसा आएगा, वर्ल्ड बैंक ने बोला कि जब तक आप फाइनल नहीं कर देते हैं कि किस तरीके से पैसे को मैनेज करना है, अगले 4 साल के लिए हम मैनेज कर लेते हैं, अपना अकाउंट आपको दे देते हैं। तो इंतरिम पीरियड के लिए ऐसा अरेंजमेंट किया गया है। लेकिन इसके लिए जो सेक्रेटरीट बैठाया जाएगा इस फंड को लेके, कि कौन सा देश पैसा दे रहा है और कितना देना चाहिए, पैसा जा कहाँ रहा है, उसका यूज़ क्या हो रहा है, फीडबैक लेना होगा, इन सब चीज़ के लिए आपको अधिकारी रखने होंगे, ऑफिसर्स नियुक्त करने होंगे। तो उनके लिए जो अलग सचिवालय बनाने की बात की गई है।
अब इस फंड में अभी बात किया गया है कि 83.9 लगभग 84 बिलियन डॉलर जो है वो मोबिलाइज किया जाएगा क्लाइमेट फाइनेंस के लिए। तो यहाँ याद रखिएगा, यहाँ पे ट्विस्ट करके बोला जा सकता है आपसे कि क्या 100 बिलियन डॉलर क्लाइमेट फाइनेंस किया जाएगा, तो आंसर होगा नहीं, 83.9 बिलियन डॉलर फाइनेंस किया जाएगा मोब फंड का। अब ये जो क्लाइमेट फाइनेंस, ये जो आप देख रहे हैं, ये ग्रीन क्लाइमेट फंड में होगा, अडेप्टेशन फंड में यूज़ होगा। जो ऐसे देश जो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाए हैं, विकसित नहीं हैं, उनके लिए यूज़ होगा, और स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड होगा। लेकिन यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखने के लिए वो ये है कि ये जो फंड है वो 100 बिलियन डॉलर नहीं होकर 83.9 बिलियन डॉलर होगा क्लाइमेट फाइनेंस के लिए। बाकी आप इन सब पॉइंट्स को एक बार देख सकते हैं, छोड़ सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं। देखिए UNFCCC की बात हो रही है, जिसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज अभी हम ऊपर पढ़ रहे हैं COP। आइए उसके बारे में भी थोड़ा सा ब्रीफ देख लेते हैं। तो यूनाइटेड नेशन फंड्स ऑन क्लाइमेट चेंज, ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो UNFCCC है, ये एक इंटरनेशनल लेवल की इन्वायरमेंट ट्रीटी है। इंटरनेशनल लेवल की इन्वायरमेंट ट्रीटी है ताकि ग्रीन हाउस गैसेस को हम रिड्यूस कर पाएँ, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग को रोका जा सके। 1992 में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट एक मीटिंग हुई थी। इसका नाम याद रखिएगा, क्या नाम था? यूनाइटेड नेशंस का एक कॉन्फ्रेंस था पर्यावरण और विकास के ऊपर। इसे हम अर्थ समिट भी बोलते हैं, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बॉन में है। बॉन कहाँ पर है? जर्मनी में है। तो सेक्रेटरीट कहाँ हो गया UNFCCC का? बॉन, जर्मनी में। 197 पार्टीज़, यानी लगभग जो देश भी इसके मेंबर होते हैं उनको पार्टीज हम लोग बोलते हैं। इसीलिए देखिए इनकी जब मीटिंग होती है या कॉन्फ्रेंस होती है ऐसे देशों की जो मेंबर्स हैं, तो इसे हम कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, COP। अब पहला जो है वो वहाँ से स्टार्ट हुआ, जो पहली मीटिंग है 1992 के पास से, और धीरे धीरे करके अभी तक जो मीटिंग होती जा रही है COP 28 अभी तक कंप्लीट हुआ है। कुछ की एग्रीमेंट हैं जो इस समय रेलेवेंट है, आपको याद रखने चाहिए। उसमें पेरिस एग्रीमेंट है। पेरिस एग्रीमेंट को अडॉप्ट किया गया था 2015 में, और वो लीगली बाइंडिंग था, यानी कि कानूनन रूप से देखा जाए उस डॉक्यूमेंट को, तो जिस किसी ने भी पेरिस एग्रीमेंट को साइन कर लिया है, उसका पार्टी बन चुका है, उसको कहीं ना कहीं उसके ऊपर बाध्यता है, लीगली बाउंड है वो उसको फॉलो करने के लिए, उसके टारगेट्स को पूरा करने के लिए। अब गोल क्या रखा गया था पेरिस एग्रीमेंट के तहत? गोल रखा गया था कि जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है, वो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले ही रोकना है हमें, और प्री इंडस्ट्रियल लेवल की तुलना में ये एवरेज टेम्परेचर बढ़ने की बात की जाती है। मतलब कि देखिए 1750 यानी मिड ऑफ 18th सेंचुरी से हम मानते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था इंग्लैंड में। इसके पहले जो दुनिया में एवरेज टेम्परेचर था, अब कितना पहले था उसमें मत जाइए, जो उसके जस्ट पहले रहा होगा उसे हम मान लेते हैं एक तरीके से, एक स्टैंडर्ड मापदंड मान लेते हैं कि इसके आसपास से, इस टेम्परेचर के, ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर के आसपास से हमें अब के समय में या आगे के समय में 2 डिग्री सेंटीग्रेड से कम बढ़ने देना है वर्ल्ड का जो एवरेज टेम्परेचर है। ठीक है, ये इसमें बात कही गई है। तो इसी को रोकने के लिए आपका पेरिस एग्रीमेंट किया गया। तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड से हर हालत में हमें रोकना है आगे बढ़ने से। तो हम ये बोलें कि हमारी कोशिश होनी चाहिए कि ये टेम्परेचर, जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर का राइज़ हो रहा है, ये 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर आप 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही रोक लेते हैं ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर के राइज़ को, तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड का जो हमारा मैक्सिमम टारगेट था वो पूरा हो जाएगा। ये हमारा एक ब्रीफ है जो आपके एग्ज़ाम में 1-2 लाइन में कभी ना कभी पूछा जा सकता है। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट एक रिपोर्ट इसमें जारी किया गया, उसका नाम था ग्लोबल स्टॉकटेक। ग्लोबल स्टॉकटेक क्या, एकदम सिंपल भाषा में समझते हैं। इसमें बोला गया कि पेरिस एग्रीमेंट में हर देशों ने जो टारगेट रखा था, ठीक है, जो भी टारगेट रखा था पेरिस एग्रीमेंट के गोल्स में, या पेरिस एग्रीमेंट को आप लीजिए, तो पेरिस एग्रीमेंट के जो गोल्स हैं उसमें हमें मिलकर ये देखना है हर 5 साल में कि हम उस टारगेट को कितना अचीव कर पाएँ। एक तरीके से हम गोल को एनालिसिस करते हैं कि हम कितना पहुंच पाएँ, हम पेरिस एग्रीमेंट के जो गोल्स हैं उनको पूरा कर पाए हैं कि नहीं, हम कितने पीछे हैं। इन सब चीज़ों के एनालिसिस के लिए ग्लोबल स्टॉकटेक किया गया है, एक रिपोर्ट जारी करेगा। तो ग्लोबल स्टॉकटेक एक तरह की प्रक्रिया है, प्रोसेस है। सबसे पहली बात, ग्लोबल स्टॉकटेक एक तरह का इंस्टीट्यूशन है, संस्था है? नहीं। रिपोर्ट है? नहीं। तो फिर ये क्या है? एक प्रक्रिया का नाम है। इस प्रोसेस में जो भी देश हैं वो ये देखते हैं कि हमने मिलकर कितना प्रोग्रेस किया पेरिस एग्रीमेंट के तहत जो गोल था 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक
ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर राइज का, उसको हम वहाँ तक रोकने में कितने सफल हुए हैं। एक तरीके से फीडबैक है ये, हम प्रोग्रेस चेक कर रहे हैं, तो हम एक तरीके से फीडबैक देख रहे हैं कि हम अपने लक्ष्य में कामयाब हो पाए हैं कि नहीं। और हर 5 साल में एक बार आपको ये सारे देशों को मिलकर प्रोग्रेस को रिव्यू करना है। ये ग्लोबल स्टेक है, वो प्रोसेस जिसके तहत सारे देश मिलकर रिव्यू करेंगे कि पेरिस एग्रीमेंट के तहत जो हमारा टारगेट था वो अचीव हो पाया है या नहीं। तो बाकी बहुत सारे इधर उधर के टारगेट हैं, आपको उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। अब देखिए जो की इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए हैं, और ख़ास तौर पे अगर भारत के द्वारा कोई लॉन्च किया गया इनिशिएटिव है तो वो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। इसमें आपका एक है ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव। अब ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव क्या है? देखिए, क्रेडिट का मतलब क्या होता है? कर्ज लेना। ग्रीन क्रेडिट का मतलब आप कर्ज ले रहे हैं कहीं से, और उस कर्ज को आप यूज़ कर रहे हैं किसी पर्यावरण की चीज़ से, इन्वायरमेंट से जुड़े हुए चीज़ों को लेके। तो ये जो ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव है भारत ने लॉन्च किया है, ये आपको एक तरह का, देखिए सिंपल भाषा में, अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रोवाइड कर देता है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देता है। इसमें बिजनेस लीडर्स, कई देशों के, सारे देशों के आपके पॉलिटिकल लीडर्स, ये लोग आपस में मिलते हैं। अब ये लोग आपस में मिलके क्या करेंगे? ये आपस में मिलके ये देखेंगे कि किसी देश ने मान लीजिए बहुत बेहतरीन काम किया और पर्यावरण में सुधार के लिए वो एक एग्जाम्पल पेश कर सकता है, चाहे नदी को बचाने का हो, चाहे कहीं पे डिजर्टिफिकेशन हो रहा था, कोई ज़मीन रेगिस्तानी बंजर बनती चली जा रही थी, उसको कैसे पलटने का काम किया, खेती कैसे बेहतर कर पाई, ये सब नॉलेज का आपस में एक्सचेंज होगा इस प्लेटफॉर्म पे। साथ ही साथ आप कर्ज ले सकते हैं, ग्रीन क्रेडिट ले सकते हैं। और ग्रीन क्रेडिट का यूज़ आप कहाँ कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए कि आपके देश में कोई नदी है, वो ख़राब हो रही थी, आप उसको बेहतर करना चाहते हैं, इससे आपको फ़ायदा हुआ, आप वो ग्रीन क्रेडिट के पैसे को चुका लीजिए। ठीक उसी तरीके से मान लीजिए कहीं पे खेती की ज़मीन नहीं है, वो खेती की ज़मीन जो है, एग्रीकल्चरल लैंड जो है, वो वेस्ट हो रही थी, वो कहीं ना कहीं बंजर बन रही थी, आपने वहाँ पे खेती करनी शुरू की, आपको फ़ायदा हुआ, आप फिर वो कर्जे का पैसा वापस कर दीजिए। कुल मिला के बात ये है, ठीक है। तो यही ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव है जो भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है। उसके अलावा और भी कई सारे टारगेट्स हैं, आप एक बार चाहे तो रीडिंग कर सकते हैं, वरना अब लास्ट टाइम में अगर जिनको यूपीएससी देखना है वो आप इसको स्किप कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट फंड है जिसमें भारत तो पार्टी नहीं है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो ऑल्टेरा फंड है, इस फंड को लॉन्च किया है यूएई ने। अब यूएई ने लॉन्च किया है तो सिर्फ इम्पॉर्टेंट ये नहीं हो जाता है, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जो क्लाइमेट चेंज एक्शन के लिए यूएई ने तैयार किया है। व्हीकल का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई माध्यम है, एक हम इंस्टीट्यूट बना दिए, एक हम कंपनी बना दिए किसी पर्पस के लिए, जब वो पर्पस पूरा हो गया उस कंपनी को हटा दीजिए। तो उसी तरीके से इसको आप एक माध्यम, मीडियम मानिए ऑल्टेरा फंड को। इस फंड में $30 बिलियन रकम जमा करने की बात यूएई ने की है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है क्लाइमेट एक्शन को लेकर। क्लाइमेट चेंज, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उससे निपटने के लिए, उसके एक्शंस को कंट्रोल करने के लिए, लड़ने के लिए किसी भी देश ने सबसे बड़े अगर किसी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फंड का अनाउंस किया है वो है यूएई। $30 बिलियन देने की बात की है यूएई ने थ्रू ऑल्टेरा फंड। अब यहाँ पर खेल करने के लिए वो $30 बिलियन क्लाइमेट फंड को $100 बिलियन बोल सकते हैं। फिर मोबिलाइज करने की बात है $250 बिलियन ग्लोबली। उसके बाद इन्होंने बोला है कि $250 बिलियन हमें पूरी दुनिया में पैसे बटोरने हैं, इकट्ठे करने हैं 2030 तक, ताकि हम एक बेहतर क्लाइमेट फाइनेंस सिस्टम तैयार कर सकें। कि अगर हम पैसा देना चाहते हैं लोगों को क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए, अडेप्ट करने के लिए, खुद को ढालने के लिए, तो हमें फ़ंड की बहुत बड़े लेवल पे आवश्यकता होगी। तो इन्होंने बोला कि 2030 तक $250 बिलियन जो है वो हम दुनिया भर से इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे, ताकि एक फेयरर क्लाइमेट फाइनेंसिंग सिस्टम को हम तैयार कर सकें। अब हम बात करते हैं भारत को लेके COP28 में। तो एक आपके सामने एक इनिशिएटिव है जो भारत ने लॉन्च किया, वो है लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन, लीड IT 2.0। ये भारत और स्वीडन ने मिल के लॉन्च किया था UN क्लाइमेट एक्शन समिट में, ठीक है। और इसी का 2.0 वर्जन अब लॉन्च किया गया है जो फोकस करेगा इंक्लूसिव और जस्ट इंडस्ट्री ट्रांजिशन पे, डेवलपमेंट पे, और हम कैसे लो कार्बन टेक्नोलॉजीज़ को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक कंपनी से दूसरे कंपनी में, एक देश से दूसरे देश में। इन सब चीज़ों के बारे में बात की गई है।
उसके बाद भारत और यूएई ने मिलकर को होस्ट किया ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को COP28 में। आगे क्या लिखा हुआ है, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन शायद यूपीएससी में आना चाहिए। इंडिया ने लीड किया है, इंडिया लेड मतलब इंडिया के द्वारा एक स्टार्ट किया हुआ ग्लोबल रिवर सिटीज़ अलायंस, यानी वैश्विक स्तर पे जितने भी शहरों की नदियां हैं उनको लेके एक अलायंस बनाया जाए, और इससे मिलता जुलता अलायंस एक लॉन्च किया है भारत ने, ग्लोबल रिवर सिटीज़ अलायंस भारत ने लॉन्च किया है। ये है क्या, देखिए थोड़े समय पहले की बात है, भारत की तरफ से नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG ने MOU मेमोरेंडम ऑफ कॉमन पर्पस MOCP, MOU की तरह ही ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की तरह एक MOCP है, उसको लॉन्च किया था मिसिसिपी रिवर सिटीज़ और टाउन इनिशिएटिव के साथ में। मिसिसिपी रिवर आपका USA में है, तो हमारे नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने उनके साथ मिलके एक मेमोरेंडम ऑफ कॉमन पर्पस साइन किया था। इसकी वजह से ग्लोबल रिवर सिटीज़ अलायंस जो है वो लॉन्च हुआ, क्योंकि अभी जो हमारा रिवर सिटीज़ अलायंस है वो काफ़ी बढ़ चुका है, और उसमें 267 ग्लोबल रिवर सिटीज़ हैं, जिसमें आपके इंडिया, USA, डेनमार्क सारे लोग हैं। अब ये जो रिवर सिटीज़ अलायंस है ये एक जॉइंट इनिशिएटिव था 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का। अगर आपको मंत्रालय में कन्फ्यूजन होता भी है तो आप ऐसे देखिए, ग्लोबल रिवर सिटीज़ यानी शहर भी इन्वॉल्व हैं और शहरों में बहने वाली नदियाँ भी इन्वॉल्व हैं, तो शहरों को अगर हम इंक्लूड कर रहे हैं देश में तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का काम होना चाहिए, यानी कि शहरी और विकास मंत्रालय। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं नदियों को जो उन शहर में बह रही हैं, तो हमें जल शक्ति को साथ में शामिल करना पड़ेगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स दोनों को साथ आना पड़ेगा, तब हम रिवर सिटीज़ के डेवलपमेंट की बात कर पाएंगे। इसके तहत जो ये RCA था यानी कि रिवर सिटीज़ अलायंस था, वो ये दोनों मंत्रालयों का एक जॉइंट इनिशिएटिव था, जिसके तहत हम ये जो नदियाँ बहती हैं शहरों में इनको कनेक्ट करना चाह रहे थे आपस में, ओके, और फोकस करना चाह रहे थे सस्टेनेबल रिवर सेंट्रिक डेवलपमेंट पे, यानी कि शहर बसे रहें और नदियाँ प्रॉपर तरीके से बहती रहें। क्योंकि देखिए अगर नदियाँ समय के साथ सूखती चली जाएंगी तो उनके बगल में किनारे जो बसे हुए शहर हैं उनके अस्तित्व में भी खतरा पड़ जाएगा, फिर हमारे लिए वो बहुत सस्टेनेबल सिटीज़ नहीं होगा, बहुत लंबे समय तक शायद वो शहर इंड्योर ना कर पाए, वो उसका अस्तित्व बरकरार ना रह पाए। ये 2021 में लॉन्च किया गया था। अच्छा, जो आपका ये ग्लोबल रिवर सिटीज़ अलायंस है, इसका सेक्रेटरीट का जो रोल है वो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर में है वो निभाएगी इसके सचिवालय का रोल, और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर अर्बन अफेयर्स, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर अर्बन अफेयर्स जो कि नाम से लग रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर में है, वो निभाएगा इसका सेक्रेटरीट। कौन सा? ग्लोबल रिवर सिटीज़ अलायंस का। अब हम बात करते हैं नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस NNDC की। तो देखिए NNDC की रिपोर्ट बहुत अच्छी नहीं आई है इसमें। इस बार जो आपका COP28 की बैठक हुई उसमें बोला गया है कि दुनिया ऑफ ट्रैक है इस समय पेरिस अग्रीमेंट गोल को पूरा करने में। 2030 तक ये कह रहे हैं कि हर देशों ने जो प्रण लिया है कि हम अपना इतना नेशनली डिटरमाइन किए हैं कि कंट्रीब्यूशन होगा ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में, उससे बल्कि ग्लोबल इमिशंस बढ़ रहे हैं 8.8% तक 2030 तक, 8.8% और बढ़ ही जाएगा बल्कि, और ये 2010 के स्तर पे तुलना में 8.8% बोला गया है। अब आगे ये बोला गया है कि जो सारे देशों के NDCs हैं वो हैं क्या। इससे सारे देश हमें ये बताते हैं कि वो क्या कदम उठा रहे हैं जिससे कि ग्रीन हाउस गैस इमिशंस उनके देश से कम हो पाए, ताकि वो पेरिस एग्रीमेंट गोल को पा सकें, वहाँ तक पहुँच सकें। जो भी वो एक्शंस ले रहे होंगे वो NDC में वो बात करते हैं, जिससे कि एक रिजिलियंस बन सके। जो भी इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज का, जैसे कि बढ़ता हुआ समुद्र का टेम्परेचर, राइजिंग टेम्परेचर जो बढ़ रहे हैं, इन सब के इम्पैक्ट से बचने के लिए हम क्या कदम उठा रहे हैं, ये भी हमारे NDC में लिखा होता है। और ये हर 5 साल में UNFCCC के सेक्रेटरीट को सबमिट करना होता है। अब भारत और NDC के बारे में लिखा हुआ है। देखिए पहला NDC जो इंडिया का था वो 2015 में पब्लिश हुआ था और इसको 2022 अगस्त में अपडेट किया गया था। अचीवमेंट ये है कि इंडिया अचीव्ड 2 ऑफ इट्स प्रीवियस NDCs वेल अहेड ऑफ इट्स टारगेट। 2030 तक या जो भी हमारे टारगेट थे हमने उनको पहले ही अचीव कर लिया। एक तो इमिशन इंटेंसिटी को रिड्यूस करना था अपने GDP के 33% तक 2005 से 2019 के बीच में,
और दूसरा 40% जो हमने इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉल्ड किया है, कैपेसिटी जो अचीव किया है, वो नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से 40% हम अब अपना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। मतलब कि जितना भी हम बिजली प्रोड्यूस कर पा रहे हैं तो नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्स से हम 40% प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये हम 2021 तक पा चुके हैं, 9 साल पहले ही 2030 के। अब भारत के पंचामृत के कॉन्सेप्ट को भी आप देख लीजिए। भारत ने पंचामृत कॉन्सेप्ट ग्लासगो समिट में दिया था, COP26 का जब समिट था। इसमें बोला गया था कि हम 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी अचीव करेंगे 2030 तक। 50% अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करेंगे 2030 तक। टोटल जो कार्बन इमिशन है हम 1 बिलियन टन तक कम करेंगे अभी से लेके 2030 के बीच में। कार्बन इंटेंसिटी जो है अपनी इकोनॉमी का वो 45% कम होगा 2005 के लेवल पे, और जो टारगेट है नेट जीरो इमिशंस का वो 2070 तक अचीव हो जाएगा। तो ये अपने देश का टारगेट था। एक इसमें ये है NDC में, जो हमने एक और बात की थी कि कार्बन सिंक हम क्रिएट करेंगे 2.5 से 3 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की इक्विवेलेंट का। मतलब देखिए कार्बन सिंक का मतलब क्या है, आप ये ढेर सारे पेड़ लगा लीजिए, खूब ढेर सारे जंगल लगा लीजिए, घने जंगल, ठीक है, ऐसे ऊपर से देख रहे हैं घना जंगल है। तो जब जंगल आप इतना बढ़ा देंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ लेना शुरू कर देते हैं और ऑक्सीजन देना शुरू कर देते हैं। तो ये एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड इन जंगलों में खप जाएगा, मतलब सिंक हो जाएगा, कहीं ना कहीं वो कार्बन डाइऑक्साइड उन जंगलों में यूज़ हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप कार्बन डाइऑक्साइड को ख़त्म करने की क्षमता बढ़ा सकते हैं जंगलों को बढ़ा के। तो ये कितना इंडिया ने प्रण लिया था, टारगेट बनाया था NDC के थ्रू। इंडिया ने बोला कि 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर हम कार्बन सिंक तैयार करेंगे, ठीक है। अब वो कैसे हो सकता है, थ्रू एडिशनल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। जैसा कि अभी हम लोग ने देखा कि पेड़ लगाने से किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, तो आप उसको उसमें NDC में शामिल करके कम करना चाह रहे हैं। कितना, 2.5 से 3 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम लोगों ने कवर कर लिया अपने एनवायरनमेंट में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।